दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल स्कूटर में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। Memory unit, generations of computers, applications of computers, type of computers. तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। Definition of computer. A computer is an electronic machine that is designed to work with information or data. It has the ability to store, retrieve and process the data. Means computer एक electronic machine है जिसे information या data के साथ work करने के लिए डिजाइन किया गया। कंप्यूटर अपने अंदर डेटा को स्टोर करके भी रख सकता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे रिट्रीव भी कर सकता है और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मूवी है जिसे हमें कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है तो हम उसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं और जब उस मूवी को हमारा देखने का मन है तो हम उस मूवी को प्ले करके देख भी सकते हैं। इट मींस रिट्रीव भी कर सकते हैं और उस मूवी में अगर कुछ सीन बहुत अच्छे हैं तो हम उन्हें स्क्रीनशॉट लेकर इमेज बनाकर सेव भी कर सकते हैं। इट मींस हम उस डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं। स्टोर करना, रिट्रीव करना एंड प्रोसेस करना ये एक कंप्यूटर की एबिलिटीज होती हैं। कंप्यूटर को कुछ और नाम से भी जाना जाता है जैसे पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम या सिस्टम, टर्मिनल या मशीन। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है जिसके अकॉर्डिंग इनपुट यूनिट की हेल्प से डेटा इनपुट रिसीव करता है, प्रोसेसिंग यूनिट की हेल्प से इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस्ड डेटा को या रिजल्टेंट डेटा को आउटपुट यूनिट को डिलीवर करता है। ये तीनों यूनिट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। इन्हीं तीनों यूनिट के एक साथ मिलकर काम करने की टेक्निक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट की हेल्प से डेटा को इनपुट लेना, फिर उसे प्रोसेसिंग यूनिट की हेल्प से प्रोसेस करना और उसे आउटपुट यूनिट को डिलीवर करना, इसे कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट भी इनपुट डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस एंड वेबकैम एंड स्कैनर। ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं जिन्हें हम इनपुट यूनिट बोलते हैं, जिनकी हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यही यूनिट इनपुट यूनिट से डेटा को रिसीव करके प्रोसेस करती है और उसे आउटपुट यूनिट को डिलीवर करती है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सब आउटपुट यूनिट में आती हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने आउटपुट डेटा को देख पाते हैं, सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर। 1822 में चार्ल्स बेबेज नाम के साइंटिस्ट ने पहला कंप्यूटर बनाया जिसे डिफरेंस इंजन कहा गया। इस इन्वेंशन की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। चार्ल्स बेबेज ने अपनी लाइफ में टोटल 3 कंप्यूटर्स बनाए थे, जिसमें सबसे पहला कंप्यूटर था डिफरेंस इंजन जिसे उन्होंने 1822 में बनाया था। ये उनकी पहली इन्वेंशन थी, इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। किसी किसी बुक्स में उन्हें ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर वर्ड की एक मीनिंगफुल फुल फॉर्म है जिसे समझते हैं। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। और इन वर्ड्स को मिलाते हैं तो हमें मिलती है कंप्यूटर की एक बेसिक मीनिंगफुल फुल फॉर्म, दैट इज कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मगर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे स्पीड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत हाई स्पीड के साथ काम करता है। ह्यूमन के काम करने की स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन कंप्यूटर उसी काम को बहुत हाई स्पीड के साथ परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। मींस कंप्यूटर विदाउट एनी एरर काम करता है, मींस 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। रिलायबिलिटी, बिकॉज कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है, 100% एक्यूरेसी से काम करती है, इसलिए वो बहुत रिलायबल है। उसके हर ऑपरेशन और हर टास्क और हर रिजल्ट पे हम भरोसा कर सकते हैं।
रिमेम्बरेंस मीन्स कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसकी वजह से कंप्यूटर अपने अंदर किसी भी टास्क को स्टोर करके रिमेंबर करके रख सकता है, इसलिए उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होती है, रिमेम्बरेंस। कंसिस्टेंसी मीन्स कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, उसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए उसके अंदर नो टायर्डनेस की फीलिंग होती है, इसलिए वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है। कंसंट्रेशन, ये फुल ऑफ कंसंट्रेशन काम करता है, इसके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स नहीं होती, इसलिए नो टायर्डनेस की फीलिंग इसके अंदर होती है, ये कभी थकता नहीं है, इसे भूख नहीं लगती, इसलिए ये अपनी फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ काम करता है। दीज आर द बेसिक एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। It is the pictorial or graphical representation of computer which defines the complete functionality of computer at once. कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम उसका पिक्चोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी को एक बार में एक्सप्लेन करता है, या जिसकी हेल्प से कंप्यूटर की कंप्लीट फंक्शनैलिटी को एक बार में समझा जा सकता है। जैसे उसमें कितनी यूनिट्स हैं, या कितने कंपोनेंट्स हैं, या कितने मॉड्यूल्स हैं, उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनमें फ्लो ऑफ डेटा क्या है, इन सभी बातों को हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें सबसे पहले इनपुट यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। ये CPU है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। ये आउटपुट यूनिट है जो कि प्रोसेस्ड डेटा को यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यूज़र को डिलीवर करता है। ये मेमोरी यूनिट है जो कि डेटा को टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पर स्टोर करके रखने के लिए यूज़ होता है। इन एरो की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि डेटा इनपुट यूनिट से CPU की तरफ फ्लो करता है। इस एरो की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि डेटा CPU से आउटपुट यूनिट की तरफ फ्लो करता है। इन दोनों एरो की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि मेमोरी और CPU के बीच में डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, मीन्स CPU से मेमोरी में भी फ्लो करता है और मेमोरी से CPU में भी फ्लो करता है। तो दिस इज द कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ऑल द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। मीन्स कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को हम उसके ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला कंपोनेंट है इनपुट यूनिट, दूसरा कंपोनेंट है CPU, तीसरा कंपोनेंट है आउटपुट यूनिट और चौथा कंपोनेंट है मेमोरी यूनिट। इट मीन्स कंप्यूटर के अंदर यही 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इनपुट यूनिट, नंबर 2 CPU एंड नंबर 3 आउटपुट यूनिट एंड नंबर 4 मेमोरी यूनिट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मीन्स इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड to enter data into the computer system by user. These input devices establish a connection between user and a computer. अब इसे समझते हैं। इनपुट यूनिट मीन्स इनपुट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये इनपुट डिवाइसेस यूज़र के और कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करती हैं, जिनकी हेल्प से यूज़र कंप्यूटर के साथ एक कनेक्ट इस्टेब्लिश कर पाता है और यूज़र कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट कर पाता है। अब कुछ इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं, जैसे कीबोर्ड, ये टेक्सचुअल डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। माउस, ये सिलेक्शन और पॉइंटिंग डिवाइस है। वेबकैम, ये वीडियो इनपुट के लिए यूज़ होता है। माइक्रोफोन, ये ऑडियो इनपुट के लिए यूज़ होता है। स्कैनर, ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। जॉयस्टिक, ये भी एक सिलेक्शन, पॉइंटिंग और नेविगेशन डिवाइस है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is also known as the brain of computer. It also contains 2 subunits in itself. They are called ALU and CU. CPU is the combination of ALU and CU. ALU stands for Arithmetic and Logical Unit. It performs all arithmetic and logical operations.
CU stands for control unit. It controls all devices and their operations connected to computer. अब इसको समझते हैं. CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. इस यूनिट के अंदर दो सब यूनिट और होती हैं जिन्हें हम ALU या CU भी कहते हैं. इसका मतलब है कि CPU, ALU और CU का कॉम्बिनेशन होता है. अब इस ALU और CU को डिस्कस करते हैं. ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि सभी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है. CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को और उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है. तो ALU सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है. CU कंप्यूटर से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को और उनके ऑपरेशन को परफॉर्म करती है. और ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं और यही दोनों यूनिट CPU का फॉर्मेशन करती हैं. Next topic is output unit, means output devices. Output unit, it means output devices through which we get the processed information from computer. This unit establishes a connect between the computer and the end user. Output devices translate the computer's output into the user understandable form. इसका मतलब है आउटपुट यूनिट वो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से यूज़र प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से ले पाता है, उसे सुन पाता है, देख पाता है और समझ पाता है. ये आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर और एंड यूज़र के बीच में एक कनेक्ट एस्टेब्लिश करती हैं. उसके साथ साथ ये डिवाइसेस कंप्यूटर के प्रोसेस्ड डेटा को यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करती हैं. अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं, जैसे मॉनिटर, ये ग्राफिकल फॉर्मेट में या डिस्प्ले के फॉर्मेट में डेटा को यूज़र को डिलीवर करती है. प्रिंटर, ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके यूज़र को डिलीवर करता है. स्पीकर, ये किसी डेटा को ऑडियो के फॉर्मेट में यूज़र को कन्वर्ट करके डिलीवर करता है. इट मीन्स अगर हमें कोई मूवी देखनी है तो उस मूवी को ग्राफिकली प्रेजेंट करके मॉनिटर दिखाएगा और उसकी साउंड को प्रोड्यूस करके स्पीकर सुनाएगा. तभी हम एक मूवी को कम्प्लीटली ऑडियो प्लस वीडियो के फॉर्मेट में देख पाएंगे और सुन पाएंगे, तभी हम उसको कम्प्लीटली समझ पाएंगे. Memory unit. It is used to store data or information in the computer. It is actually a work area of computer where CPU stores the data. इसका मतलब है कंप्यूटर में यूज होने वाली सभी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आती हैं, इन्हीं स्टोरेज डिवाइसेस को मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट कहते हैं. ये स्टोरेज डिवाइसेस दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी. पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की. It is an executable memory. All programs are executed in this memory. It is temporary storage and volatile in nature. इसका मतलब है प्राइमरी मेमोरी एक एग्जीक्यूटेबल मेमोरी होती है. कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हैं वो सब इसी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रैम मेमोरी. इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका मतलब है कि ये मेमोरी रैंडम एक्सेस टेक्निक पर काम करती है, सीक्वेंशियल एक्सेस पे काम नहीं करती. प्राइमरी मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है और रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी है, और ये रैंडम एक्सेस टेक्निक पर काम करती है. वोलेटाइल का मतलब है जब एक कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है तब तक इसमें स्टोर किया हुआ सभी डाटा या इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है और कंप्यूटर शटडाउन होता है तब इसमें स्टोर किया हुआ सभी इंफॉर्मेशन या डेटा लॉस्ट हो जाता है. इसी वजह से प्राइमरी मेमोरी नेचर में टेम्परेरी होती है और वोलेटाइल होती है. अगर प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल की बात करें तो रैम मेमोरी, कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, ये सभी प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं और ये सभी नेचर में टेम्परेरी होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और रैंडमली एक्सेसिबल होते हैं. अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की. इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली एंड इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज इट्स डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी. इसका मतलब है
कि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करती है। ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें कंप्यूटर के शटडाउन होने पर स्टोर किया हुआ डाटा या इंफॉर्मेशन कभी लॉस्ट नहीं होता है। कंप्यूटर में इसकी कैपेसिटी या साइज दूसरी सभी मेमोरीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। इस सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगला टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ तब से लेकर आज तक कंप्यूटर ने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है। अगर कंप्यूटर की इस जर्नी को टेक्नोलॉजी के बेस पर देखें तो इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कंप्यूटर की जर्नी के इन 5 टाइम सेक्शंस को ही जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये समय लगभग 16 साल का है, जो कि 1940 से लेकर 1956 तक चला। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स साइज में बहुत बड़े होते थे और स्पीड में बहुत धीमे होते थे और ये बहुत गर्मी भी पैदा किया करते थे। इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा होता था और उनकी स्पीड भी बहुत कम होती थी। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 1956 से और 1963 तक चलने वाला 8 साल का समय है। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर्स कहते थे। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स को बनाने में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में ये ट्रांजिस्टर्स बहुत कम साइज के होते थे, स्पीड बहुत फास्ट होती थी और ये हीट भी बहुत कम पैदा करते थे। इसी वजह से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन की तुलना में साइज में बहुत छोटे होते थे और स्पीड में बहुत फास्ट होते थे और हीट भी बहुत कम होते थे। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। ये समय लगभग 9 वर्ष का है, जो 1963 से लेकर 1971 तक चला। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में इंटीग्रेटेड चिप्स मींस आईसी चिप्स का यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर्स के कंपैरिजन में आईसी चिप्स का साइज बहुत कम होता था और स्पीड बहुत फास्ट होती थी और हीट भी बहुत कम पैदा होती थी। इसी वजह से थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स सेकंड जनरेशन की तुलना में आकार में बहुत छोटे हो गए और स्पीड में बहुत फास्ट हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ये समय लगभग 1972 से 2010 तक का है, जो कि 28 वर्ष का चला। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते थे उन्हें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में VLSI चिप्स का यूज होता था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस VLSI चिप को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का यूज होने लगा था। आईसी चिप्स के कंपैरिजन में इस VLSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का साइज बहुत कम होता था और स्पीड बहुत फास्ट होती थी और ये हीट भी बहुत कम होते थे। इसी वजह से फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन की तुलना में आकार में और भी ज्यादा छोटे हो गए और स्पीड में और भी ज्यादा फास्ट हो गए। पर्सनल कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे वर्ड भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के साथ ही एग्जिस्टेंस में आए। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। यह समय 2010 से लेकर आज तक का समय है। इस समय में जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं उन्हें फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में ULSI चिप्स का यूज होता था, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSI चिप भी VLSI चिप की तरह ही एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसका मतलब है कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में ULSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज होने लगा था। VLSI चिप के कंपैरिजन में ULSI माइक्रो प्रोसेसर चिप का साइज बहुत छोटा होता है, स्पीड बहुत फास्ट होती है और ये हीट भी बहुत कम होते हैं। इसी वजह से फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में साइज में बहुत छोटे और स्पीड में बहुत फास्ट होते गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, एप्लीकेशंस ऑफ
computers. A computer is an electronic device that allows you to accomplish a wide range of tasks. Changing the software packages on the computer gives you the ability to use it in a variety of different fields. इसका मतलब है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत बहुत सारे तरीके से अलग अलग काम करने की क्षमता रखता है। इसमें जरूरत के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करके अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इसी वजह से आज के समय में कंप्यूटर लगभग ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्टर हैं जिनमें आज कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बैंक्स, मेडिकल, फार्मेसी, अकाउंटिंग, बिजनेस, बुक पब्लिशिंग, गेम्स, पर्सनल कंप्यूटिंग, साइंटिफिक रिसर्च, कम्युनिकेशन, बुक पब्लिशिंग, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं या सेक्टर हैं जिनमें आज कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, कंप्यूटर इज ऑफ 3 टाइप्स। अगर कंप्यूटर की डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज को देखें तो कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा that changes continuously and cannot have discrete values. Analog computers are used where we don't need exact values always. For example, speedometer, thermometer, aircraft flight simulators, and flight computer in aircraft and etc. इसका मतलब है कि एनालॉग कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग डाटा या एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। एनालॉग डाटा कंटिन्यूअस डाटा होता है जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जनरली वहां यूज होते हैं जहां हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, एयरक्राफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, फ्लाइट कंप्यूटर इन एयरक्राफ्ट, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। Digital computers are designed to process discrete data or digital data. It accepts the raw data as input in the form of digits or binary numbers 0 and 1 and process it with programs stored in its memory to produce the output. It produces the output in human understandable form. Personal computers, laptops, digital watch, all are the example of digital computers. इसका मतलब है कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिस्क्रीट डाटा या डिजिटल डाटा को प्रोसेस करते हैं। ये डिजिट्स को या 0 और 1 को इनपुट के रूप में लेते हैं। इनपुट डाटा को अपनी मेमोरी में पहले से स्टोर किए हुए प्रोग्राम से उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल वॉच, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. It can process continuous data and discrete data simultaneously. It is widely used in specialized applications where both an analog and digital data are processed. For example, ultrasound machine, body parameter measuring machine, which measures pulse rate, heart beating rate, blood pressure, SpO2 and body temperature. इसका मतलब है कि हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होती हैं जो कंटिन्यूअस डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा दोनों को एक साथ प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सामान्यतः वहां यूज होती हैं जहां हमें कंटिन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डाटा दोनों को एक साथ प्रोसेस करने की जरूरत होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो अल्ट्रासाउंड मशीन, बॉडी पैरामीटर्स मेजरिंग मशीन जो कि पल्स रेट को, ऑक्सीजन लेवल को, हार्ट ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर, SpO2 और बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करती है। ये सभी डिवाइसेस हाइब्रिड कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं।
और इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल टेक्निकल स्कूटर। नमस्कार।